साथियों नमस्कार। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं मनोराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले हमने पहले वीडियो में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसका नया जो सिलेबस है उसकी विस्तार से चर्चा की थी और साथ में उसकी चर्चा पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पे की थी कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। हमने उस समय ये बात की थी कि हम आगे की वीडियो की सीरीज में इन प्रश्न पत्रों को हल भी करेंगे। साथियों, पुराने प्रश्न पत्र हल करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में जो आरपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछ रही है उसको उससे करने का मौका मिलता है, क्या तरीके से पूछ रही है और हर किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो की सीरीज है इसमें हम भौतिक भूगोल के 32 प्रश्न लगभग हल करने वाले हैं और उस प्रश्न पत्र में जो हल करने वाले हैं हम जो उसमें उच्च माध्यमिक, स्नातक और अधिस्नातक स्तर के सारे प्रश्न एक साथ करने वाले हैं। सिलेबस आप भौतिक भूगोल का स्क्रीन पर देख सकते हो। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप भी इन प्रश्नों को अपने इसी के साथ सोल्व करते जाएं और कहीं अगर अटके तो कहाँ कमी रह गई वो उसको देखें और उसको दूर करने का प्रयास करें। तो साथियों, आज हम चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आया है वो 2024 की प्रश्न पत्र है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, यानी कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है। पहला कथन, पृथ्वी की भू आकृतियों को समझने में मदद करता है। आंतरिक भाग के बारे में जो पहला कथन है, भू आकृतियों को समझने में मदद करता है। क्या? सही बात है। गहराई के साथ तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। सही कथन। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से कम होता है। ऐसा नहीं है। एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से ज्यादा होता है। एस तरंग का जो छाया क्षेत्र है आपको पता होगा 105 डिग्री से स्टार्ट होता है। जब हम जो है ये आपने भूकंप का देखा होगा तो 105 डिग्री से लेकर और 105 डिग्री तक, यानी जो है एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है और जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक होता है। उसके बीच में तो पी तरंगे गति करती है। इस तरीके से देखा होगा, अगले आप डायग्राम में देखेंगे तो 105 से लेके 145 डिग्री तक तो पी का होता है और 105 से लेके 105 तक जो है डिग्री तक एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है, यानी एस तरंग का छाया क्षेत्र ज्यादा होता है। जबकि ये कह रहा है कथन में एस तरंग का छाया क्षेत्र कम होता है। तो ये जो है सी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन गलत करते हैं तो ये सी ऑप्शन के हिसाब से ये गलत हो गया। ए और बी सही है, ए और बी सही है, सी गलत है। तो ए बी डी ये ऑप्शन आपके सीधे डी बिना पढ़े हम बता रहे हैं कि ए बी और डी, क्योंकि ए बी केवल ए बी है, केवल ए बी है तो आप बिना पढ़े नहीं बताएंगे। और पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले उल्कापिंड सूचना के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ये भी बड़ा कंफ्यूजन करने वाला जो है ऑप्शन है, ये भी सत्य है। तो तीसरा जो ऑप्शन है ए बी डी, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाले उल्कापिंड सूचना के अप्रत्यक्ष स्रोत है, बिल्कुल सत्य कथन है। उल्कापिंड अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो सीधे पृथ्वी के अंदर से जो है पृथ्वी की सूचनाएं देते हैं, जैसे ज्वालामुखी के से जो पदार्थ अंदर से पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और खनन करके कि खुदाई करते जाएं और उससे भी जो है हमको अंदर की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। अप्रत्यक्ष में उल्कापिंड, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, उल्कापिंड
उल्कापिंड को अप्रत्यक्ष क्यों बोला कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं हुआ है, ये अन्य पिंड अन्य ग्रहों से प्राप्त हुआ है। और हमने जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत देखे थे उसमें देखा था सौर मंडल और अन्य सभी ग्रह जो है की उत्पत्ति लगभग समान तत्वों से हुई है। तो जब उल्का पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उनमें से वो तत्व मिलते हैं जो कहीं ना कहीं पृथ्वी के निर्माण के संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सीधा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त नहीं हुआ ना, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है ताप, दाब और घनत्व, ये भी अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के। ये तो हो गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। एक अपन और पढ़ते हैं प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक और अप्राकृतिक, बताएं प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी और भूकंप, ये दोनों प्राकृतिक है। और अप्राकृतिक में आ गए आपका ताप, दाब और घनत्व, ठीक है। अच्छा, भूकंप की प्रत्यक्ष में जाएगी या अप्रत्यक्ष में जाएगी? भूकंप की तरंगे भूकंप से वो अप्रत्यक्ष में जाएगी, लेकिन होता प्राकृतिक में भी है ना। तो ये सब चीजें एक ही प्रश्न के साथ आपको इतनी सारी बातें जानने को मिल रही है, ठीक है। अब इसका ये आप देखो, पी तरंग का जो अपन ने बना के देखा, पी तरंग का शैडो क्षेत्र 105 से 145 तक, और एस तरंग का जो शैडो क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है, वो 105 डिग्री से स्टार्ट होके 105 डिग्री तक, यानी ज्यादा है छाया क्षेत्र। क्यों कोर को पार नहीं कर पाती एस तरंग? क्यों? क्योंकि पी तरंग तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में जाती है। तो ठोस और अंदर द्रव अवस्था है कोर की, बाह्य कोर की, लेकिन बाह्य कोर जो है वो द्रव अवस्था में होने के कारण एस तरंगों का ये गुण होता है कि वो द्रव में विचरण नहीं करती, नहीं गुजरती, तो बाहर से ही 105 डिग्री तक ही वो रुक जाती है एस तरंग। इसलिए एस तरंग का छाया क्षेत्र जो है वो पी तरंग की तुलना में बड़ा होता है। अच्छा, जहां से भूकंप पैदा होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वेरी गुड। और जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है पृथ्वी की सतह पर, उस सतह को क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। बिल्कुल सही, अधिकेंद्र कहते हैं। एक ही प्रश्न में आप पूरा का पूरा टॉपिक, बताने का उद्देश्य ये, आप एक प्रश्न के ऑप्शन के साथ साथ पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लें, ताकि इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आवे अगली बार तो हम हल कर सकें। ये प्रत्यक्ष स्रोत में खनन और ज्वालामुखी, अप्रत्यक्ष में भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड गुरुत्वाकर्षण, आंतरिक संबंध जानकारी के प्राकृतिक स्रोत, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगे, और अप्राकृतिक में घनत्व, दबाव, तापमान, उल्कापिंड का उपयोग किया जाता है। आइए चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 2024 की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का 109वां प्रश्न के नीचे दिए गए जो दो कथन है उसमें से एक कथन है, दूसरा कारण है के रूप में दर्शाया है, और कौन सा सही है उपरोक्त संदर्भ में। तो पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय उत्तर के बीच विसंगति पाई जाती है, ये सत्य बात है। पृथ्वी का भौगोलिक जो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक स्थान पर नहीं पाए जाते, दोनों अलग अलग स्थान पे पाए जाते हैं। उसका कारण भी देखेंगे। दूसरा कथन है, कारण है कि कारण, कथन का कारण दे रखा है कि विभिन्न काल की आग्नेय चट्टानों के चुंबकत्व में भिन्नता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं कथन की क्या कारण है। पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव है साथियों, पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव है वो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष के जो से संबंधित होता है, और पृथ्वी का जो चुंबकीय जो ध्रुव है वो पृथ्वी के चुंबकत्व पर निर्भर करता है। और पृथ्वी का जो ये चुंबकत्व, चुंबकीय ध्रुव का जो केंद्र, उत्तरी और दक्षिण जो केंद्र है, जो ध्रुव है, वो बाह्य कोर में जो लौह तत्व हैं वो क्या होते हैं कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं और अपनी स्थिति परिवर्तित करते रहते हैं। इसके कारण पृथ्वी का जो चुंबकत्व का जो केंद्र है, उत्तर और दक्षिण, वो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इनमें विसंगतियां पाई जाती है। भौगोलिक ध्रुव तो हमेशा स्थिर रहता है, चुंबकीय जो ध्रुव है वो परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा, विभिन्न काल की आग्नेय चट्टानों का, इस ध्रुव परिवर्तन में आग्नेय चट्टानों का कोई संबंध नहीं, लेकिन विभिन्न काल की आग्नेय चट्टानों के चुंबकत्व में परिवर्तन
भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अलग अलग काल की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें आपको पता है मैग्मा और लावा से बनती है, अंदर से आता है। अब जब चुंबकीय जो अंदर का कोर का जो लौह तत्व है वो परिवर्तित हो रहा है, तो अलग अलग जो काल की जो आग्नेय चट्टान है वो अलग अलग पदार्थों से बनी है, और उनका क्या है, सबका चुंबकत्व में भिन्नता, जब पदार्थ ही अलग है तो चुंबकीय गुणों में परिवर्तन, भिन्नता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन, दोनों ए आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए, ये व्याख्या के रूप में मैंने लिखा है कि भौगोलिक ध्रुव जो है घूर्णन अक्ष के दो सिरे हमेशा स्थिर रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव जो है वे स्थान है जहां कंपास की सुई इंगित करती है। भौगोलिक ध्रुव से अलग होते हैं, समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए लोहे यानी कोर में, बाह्य कोर में जो हलचल होती है उस पर वो निर्भर करते हैं। और विभिन्न काल के आग्नेय चट्टानों के चुंबकत्व में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो उनका निर्माण हुआ था उस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ध्रुवीयता में परिवर्तन पाए जाते हैं। आप देख लेना, मैं आपको जो है ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, आप व्याख्या को देख लेना, और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछना। अब अगला प्रश्न है 2022 की भर्ती परीक्षा का, चट्टानों से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है। वायु के द्वारा जो निर्मित अवसादी चट्टान है, तो हम सब जानते ही है कि लोयस जो है वायुड अवसादी चट्टान है। शेल, बालू का पत्थर, मोरेन, ये भी अवसादी चट्टानें हैं, लेकिन वायु द्वारा निर्मित नहीं है। मोरेन, हिमोड, हिमानी द्वारा निर्मित है। आगे शेल और सबको देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जो अवसादी चट्टान है, अब थोड़ी अवसादी चट्टान को समझ लेते हैं कि अवसादी चट्टान क्या होती है। परतदार चट्टान होती है, और क्या विशेषता होती है इसमें, जीवाश्म पाए जाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्रयुक्त अवसाद के अनुसार और निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार। प्रयुक्त अवसाद के अनुसार ये तीन प्रकार की होती है, चट्टान चूर्ण से निर्मित, जैविक तत्वों से निर्मित, और रासायनिक जो है तत्वों से निर्मित। निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार, कहाँ जो साधन किस तरीके से निर्माण हो रहा है, तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा और हिमानी के द्वारा। तो जलज शैलें, वायुड शैलें और हिमानीकृत शैल, ये तीन प्रकार की होगी। अब इनके उदाहरण अभी जो पूछा है, तो आगे भी जो है बाकी, जैसे अभी जो पूछा वायुड शैल का पूछा है, तो अगली बार हो सकता है दूसरे का पूछ ले, तो आपको सबके उदाहरण भी याद रखने हैं। तो चट्टान चूर्ण से निर्मित, जिसको जो है कैलेस्टिक रॉक्स भी कहते हैं, तो वो उसके उदाहरण है बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका मिट्टी और लोयस। जैविक तत्वों से निर्मित, तो जैसे जैविक तत्वों से निर्मित में चूने की चट्टान है, जिसको डोलोमाइट भी कहते हैं, और जो है हमारा कोयला, ये भी जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। रासायनिक तत्वों से निर्मित, रासायनिक तत्वों में जो है आपके नमक, खेड़, सेल खड़ी और खड़िया की मिट्टी, ये जो है तीनों जो है प्रयुक्त अवसाद के अनुसार अवसादी चट्टानें हैं। निर्माण में प्रयुक्त साधन के अनुसार, अगर जल से निर्मित है तो कौन कौन सी है, तो सागर के अंदर है तो सागरीय शैलें, झील के अंदर है तो झीलकृत शैलें, नदी के अंदर है तो नदीकृत शैलें। ये उदाहरण हो गया। वायु द्वारा निर्मित, लोयस, ये प्रश्न यहाँ से आया था। और हिमानी से निर्मित जो है हिमोड या मोरेन कहते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें हमने इसी एक प्रश्न के साथ, आप भी यही प्रैक्टिस करना, कोई प्रश्न पुराना करो तो उसके साथ पूरा टॉपिक ही जो है रिवीजन करते चलना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और प्रश्न सही भी हो आपके भविष्य में। 2024 की भर्ती परीक्षा का अगला प्रश्न चट्टान से संबंधित है कि चट्टानों से संबंधित दिए गए बिंदुओं में से नीचे दिए गए कूट से सही प्रश्न कथनों का चयन कीजिए। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक व रवेदार होती है, बिल्कुल सही। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है, अभी अपन देखते हैं, पर यह कथन सत्य है। लोयस एक अवसादी चट्टान है, अभी पिछला प्रश्न किया ही था, बिल्कुल सही। और रवेदार होती है, रवेदार नहीं होती है। तो रवेदार कौन कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है। कायांतरित होती है क्या रवेदार, बिल्कुल होती है। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, बिल्कुल सही। संगमरमर एक कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान है। किससे बनती है संगमरमर, संगमरमर का निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है, बिल्कुल सही। तो अब इसमें से हमको सही कथन चुनने हैं, बी कथन गलत है, ए और सी, तो ए और सी सही है।
अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों। तो आग्नेय चट्टानों की और कौन कौन सी विशेषता होती है साथियों? तो आग्नेय चट्टाने को हम आपने पढ़ा है कि प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। कौन सी चट्टाने कहते हैं इनको? प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टाने। और इसकी क्या विशेषता होती है? रवेदार होती है। ये परतदार होती है क्या? नहीं होती है। जीवाश्म पाए जाते हैं क्या इसमें? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। प्राथमिक चट्टाने कहते हैं ज्वालामुखी के लावा मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, कठोर और रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, जीवाश्म नहीं पाई जाती है। इसके भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे अम्लीय, क्षारीय, है ना, अल्ट्रापेथिक, मध्यवर्ती, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, सर्पेटाइन, है ना, पायरो, बहुत सारे इसके उदाहरण है जो आप आगे अपना स्वयं का रिवीजन करना, उसमें पढ़ना। रूपांतरित चट्टाने, रूपांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक चट्टाने भी कहते हैं। अब किससे निर्माण होगा? तो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से होगा। रूपांतरण किसकी वजह से होगा? ताप या दबाव की वजह से होगा। तो ये बहुत कठोर और सघन होगी। इनका मूल रूप कैसा होगा? बदल जाएगा। उदाहरण संगमरमर, चूना पत्थर से निर्मित है। क्वार्टजाइट, स्लेट, निश आदि इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों में, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? अब जब अपन ने आप एक प्रश्न के साथ पूरा उसकी व्याख्या कर ली, हल कर लिया, तो ऐसे आगे अगर उसी संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। अपशल्कन होता है? नहीं होता है। परतें पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। रवेदार होती है। तो ऑप्शन चौथा, आग्नेय की विशेषता कौन सी है? रवेदार। जीवाश्म परतें किसमें पाई जाती है? अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। इसकी व्याख्या अपन कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं, अगला प्रश्न है भूकंप से। ये 2022 की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है? भूकंप का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। किसने दिया? प्रोफेसर HF रीड-मोदे ने दिया था। क्या कहा था HF रीड-मोदे ने अपने सिद्धांत में? कि चट्टानें किस तरीके से खिंचती है? रबड़ की भांति खिंचती है। और रबड़ की भांति जब खिंचती है तो क्या पैदा होता है उसमें? टूट, खिंचाव, भ्रंश। तो भ्रंश पैदा होते हैं। तो ये भ्रंश, इसका ऑप्शन सही है और केवल भ्रंश ही सही है। तो ऑप्शन 1। और जब भ्रंश पैदा होते हैं, खिंचाव पैदा होता है, और जब वापिस झटका पैदा होता है जिससे भूकंप आते हैं और मूल स्थिति में आती है। प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत प्रोफेसर हैरी फील्डिंग रीड द्वारा दिया गया था और ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और क्या कहा? टेक्टोनिक प्लेटों में दबाव और उससे चट्टानों में ऊर्जा संचित होती है और अचानक टूटने से वे अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, इससे भूकंप उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ज्वालामुखी से। सूची दे रखी है, ज्वालामुखी से सूची वाले प्रश्न है, तो इसका मतलब आगे भी जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई सूची 1 में ज्वालामुखी शंकु दे रखे हैं और उसके उदाहरण जो है सूची 2 में दे रखे हैं। पहला जो है ज्वालामुखी शंकु में सिंडर शंकु। सिंडर शंकु जो है, जो छोटे शंकु होते हैं उसे सिंडर शंकु कहते हैं। मिश्र शंकु, जिसमें अलग अलग काल के ज्वालामुखी मिश्र होने के कारण अलग अलग जो है उसमें परतदार जो है लेयर बन जाती है। क्षारीय लावा, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा या कम? कम होती है, तो इसका फैलाव ज्यादा होता है। और अम्लीय लावा में गाढ़ापन, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसका जो सिंडर शंकु का उदाहरण है माउंट इजाल्को, तो ए का तो फर्स्ट। अम्लीय लावा का उदाहरण है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, तो डी का 4, ए का 1। मिश्र शंकु का उदाहरण है माउंट फ्यूजियामा और क्षारीय लावा का उदाहरण है माउंट लोवा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। एक सिंडर का माउंट इजाल्को है ना, ये आप देखो, तो सिंडर का जो उदाहरण है वो माउंट इजाल्को है।
मिस्र का जो उदाहरण है वो माउंट फुजियामा है, जिसमें एक के बाद एक की परत जमती जाती है। क्षारीय लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण जो है उसके ढाल क्षीण होते हैं और फैलाव ज्यादा होता है ना। माउंट जो है मोना लोआ, माउंट लोआ। और अम्लीय लावा का जो उदाहरण है वो है स्ट्रोम्बोली तुल्य, ठीक है। इसकी जो ढाल तीव्र होते हैं, ऊंचाई ज्यादा होती है। तो ये आपका ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है भू आकृति प्रक्रिया में 18वां प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड का। एक विस्तृत केटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमाव को क्या कहते हैं? ये जो हम भू आकृतियां जो पढ़ते हैं, हिमानी निर्मित, जो पहले अपने कोर्स में थी, हिमानी निर्मित, जल निर्मित और पवन निर्मित। लेकिन अब जो टॉपिक का नाम दे दिया भू आकृति प्रक्रियाएं और भू आकृतियां, तो अब इसमें दो और जुड़ गई है, काष्ठ शिलाकृतियां और सागरीय लहरों द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। तो वो भी हमको उनके अपरदन और निक्षेपण की सारी शिलाकृतियां हमको पढ़नी पड़ेगी। एक विस्तृत केटिल में अवसाद निर्मित छोटे जमावों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केम कहते हैं। अच्छा बताइए, केटिल और केप किसमें है? तो ये है हिमानी। हिमानी के भी कौन सी क्रिया से? हिमानी के निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियां है। तो अब आप बताएं कि हिमानी के अपरदन से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है और निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है। तो अब यहाँ हिमानी के अपरदन से आपको पता है यू आकार की गाटी बनती है, लटकती गाटियां बनती है। इसके अलावा आपके बनते हैं सर्क बनते हैं, टोंड बनते हैं, अरेत बनता है, नूनाटक बनता है, श्रृंग एवं पुच्छ बनता है, भेड़ पीठ शिला बनती है बहुत सारी। और पेटर्नास्टर झील बनते हैं, दैत्याकार सोपान बनते हैं, दैत्याकार सोपान बनते हैं। ये सारी अपरदन से निर्मित, हिमानी के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियां। निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है? तो निक्षेपण से बनती है आपके मोरेन, इसको कहते हैं हिमोड। एक बनता है आपके एस्कर, एक बनता है आपके ड्रम्बलीन, उल्टी टोकरी, अंडे की उल्टी टोकरी के समान की आकृतियां, एस्कर लंबी लंबी आकृतियां। हिमोड भी फिर 4 प्रकार के होते हैं, डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपने पढ़ चुका होगा। एक बनता है केम, केटिल। तो ये सारी आपको मुंह पर याद होनी चाहिए। जो शिलाकृतियों से हमेशा प्रश्न आते हैं वो आपको बिल्कुल, अब इसके अंदर से प्रश्न आ रहे हैं डिटेल में, पर कम से कम नाम अपने को सीधे सीधे मुंह पर याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपको सहायता के लिए इसमें लिखा हुआ भी है, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, तो आप यहाँ भी देख लेना। तो अपरदनात्मक शिलाकृतियों में यू आकार की गाटियां, लटकती गाटियां, सर्क, टोर्न, अरेत, हॉर्न, नूनाटक, भेड़पीठ शिला, श्रृंगपुच्छ, फियोर्ड, ये सब जो है अपरदनात्मक शिलाकृतियां हैं। और निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों में हिमोड, ड्रम्बलीन, एस्कर, केम, केटिल, हिमानी धोत मैदान और हिमानी अश्मटिलाइट, ये सब जो है निक्षेपणात्मक शिलाकृतियां। चित्रों से ज्यादा याद रहता है, भूगोल में तो डायग्राम बहुत काम के हैं, तो ये सारे डायग्राम जो है हम अपनी सहायता के लिए देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पवन शिलाकृति को ए होम्स ने कॉक्स कोम्ब नाम दिया था? कॉक्स कोम्ब का मतलब था मुर्गी की कलंगी के समान की आकृति। तो ये जो आकृति है, आप इसमें चित्र में देखना, ये जो चित्र दिख रहा है यार्डंग को, उसका उत्तर क्या है? यार्डंग। जो मुर्गी की कलंगी की आकृति है उसको आर्थर होम्स ने कॉक्स कोम्ब नाम दिया। तो अब ये जो प्रश्न है वो कहाँ से आया है? पवन की शिलाकृति। फिर अपना अगला प्रश्न कि पवन के अपरदन और पवन के निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है? बताते जाए, बोलते जाए आप बैठे बैठे, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। 1 सेकंड की वीडियो को पॉज करें और आप जो है बोलें, ठीक है, और फिर चालू करके चेक करें कि भाई आपको वो चीज याद है कि बेसिक चीजें, इनसे तो प्रश्न हर बार आते ही है ना, तो कम से कम वो हमें बिल्कुल हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। तो
तो पवन की शिलाकृतियां, चलो आप चित्र देखते जाओ, आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपको दिख रहा है जैसे यारडंग, इसके अलावा कौन कौन सी होती है, तो मशरूम रोग होती है, छत्रक शिला, इंसेलबर्ग, जूजेन, यारडंग है, इसके अलावा भूस्तंभ, जालीदार शिलाएं, अश्मक शिलाएं, ट्राइकाइंडर और पेडीमेंट, है ना, वातगद्र, गर्द, इंसेलबर्ग, जूजेन, ये सारी संरचनाएं जो है शिलाकृतियां पवन के अपरदन से निर्मित होती है। और निक्षेपण से कौन कौन सी होती है, तो बालू का स्तूप होता है, बरखान होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य बहुत सारे, लोयस होता है, बालू का पुलीन होता है, और प्लाया झीलें जो है निक्षेपण से निर्मित होती है। आगे देखें इस चित्र में इंसेलबर्ग, ये आपकी पवन खिड़की, ये जुगेर, यारडंग पहले देखा था, जालीदार शिला जो आपको कई बार आपको समझ में नहीं आती, चित्र से हमें ज्यादा याद रहती है। ये सब पवन के अपरदन से निर्मित शिलाकृतियां हैं। देखिए छत्रक शिला, मशरूम रोग, भूस्तंभ। आगे विशेषक अपरदन का परिणाम है। विशेषक अपरदन का मतलब होता है दो अलग अलग जो है चट्टानें होती है, कठोर कोमल, तो बाह्य कारक जब काम करते हैं उस पर, तो वो जो उनका अपरदन भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है संरचनात्मक पीठिका और भूस्तंभ, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है विशेषक अपरदन का जो है सही है। आगे बात करते हैं, ये 2024 की भर्ती परीक्षा का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। हिमानी द्वारा, पहला ऑप्शन, हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां कौन सी है, तो आप देखें नूनाटक, सही है, बिल्कुल सही है। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपित शिलाकृतियां, अभी जस्ट देखिए भू आकृतियां, जिसमें इंसेलबर्ग, तो इंसेलबर्ग तो पवन द्वारा अपरदन से निर्मित शिलाकृति है, पवन द्वारा अपरदन से निर्मित शिलाकृति, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलो अगले भी देख लेते हैं। पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक शिलाकृति में यारडांग, बिल्कुल अभी देखा था, कॉक्सकॉम आर्थर होम्स के द्वारा, प्रश्न रिपीट हुआ है ना। हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपित भू आकृतियां, केम, केम केटिल, ये भी एक प्रश्न अपन ने भी डिस्कस किया है। आप देख रहे हैं अगर आप प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो इसका जो उत्तर है वो 2 सही है। ये हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रवाहित जल द्वारा निर्मित नहीं है, ये 2024 में प्रश्न आया कि जल द्वारा, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित नहीं है, तो टोंड झील, टोंड झील भी हम अभी हिमानी में देखी, तो ये नहीं है। अवनमित कुंड, अभी तो सीधा ही हो गया, प्रवाहित जल द्वारा निर्मित नहीं है तो टोंड ही नहीं है, तो पहले ऑप्शन सही हो गया। तो अवनमित कुंड, केनियन, गोर्ज, ये सब किसके द्वारा निर्मित है, प्रवाहित जल के द्वारा। फिर आपके लिए वही प्रैक्टिस कि प्रवाहित जल के अपरदन और प्रवाहित जल के निक्षेपण से कौन कौन सी शिलाकृतियां बनती है, बताएं। तो अपरदन से कौन कौन सी बनती है, तो वी आकार की घाटी बनती है। यू आकार की किससे बनती है, हिमानी से, वेरी गुड। गोर्ज बनती है, केनियन बनती है, जलप्रपात बनती है, शिप्रिकाएं बनती हैं, संरचनात्मक सोपान बनते हैं। किससे बनते हैं, जल के अपरदन से। निक्षेपण से जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, तटबंध, एक नदी विसर्प अपरदन से बनता है। ठीक है, और इसके अलावा नदी के तटबंध किससे बनते हैं, निक्षेपण से बनते हैं। अच्छा बताइए संप्राय मैदान किससे बनता है, संप्राय मैदान ये भी जो है प्रवाहित जल के अपरदन से बनता है। बाढ़ का मैदान निक्षेपण से, बहुत सिंपल है, अपरदन में तो चट्टानी पदार्थ टूट कर जाते हैं, निक्षेपण में छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अपरदन से वी आकार की घाटी, गोर्ज, केनियन, जलप्रपात, शिप्रिका, अवनमित कुंड, नदी विसर्प जो सांप की तरह की नदी आकृति बनाती हुई चलती है, नदी वेदिकाएं, पेनी प्लेन संप्राय मैदान, और मृदा कूप या पोर्ट होल्स। निक्षेपण में देखें तो जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, गोखरू झील। गोखरू झील कहाँ बनती है, नदी विसर्प के में कई बार ऐसा होता है कि नदी अपनी रास्ता चेंज कर देती है, तो नदी के बचे हुए भाग जो है वहां पानी भरा रहता है, तो उससे कौन सी झील बनती है, गोखरू झील या ऑक्सबो लेक बनती है। डेल्टा और नदी द्वीप ये सब
प्रवाहित जल या नदी के निक्षेपण से निर्मित शिलाकृतियां हैं। अब इसमें जो है एक तो काष्ठ शिलाकृतियां नई जुड़ी है अपने, और एक जो है सागरीय लहरों या तरंगों द्वारा निर्मित शिलाकृतियां, तो वो भी आप अच्छे से याद करें। नया जुड़ा है तो नए प्रश्न वहां से आने की भी ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न अब चेंज हो रहा है, जो निम्नलिखित गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण का सही अवस्थिति की क्रम क्या है। ये प्लेटों से भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि भाई प्लेटों का क्रम, छोटी प्लेट है उनका क्रम पूछ रहे हैं। तो जुआन डी फूका ये जो है उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग पर के किनारे स्थित है। फिर कोकोस और फिर नाजका और उसके बाद है स्कोशिया। तो BCAD ये ऑप्शन सही है। प्लेटें याद करनी है, मानचित्र देख के याद करनी है, उससे ज्यादा याद हो जाएगा अपन को आसानी से। ये देखो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आप देखो तो यहाँ एक जुआन डी फूका प्लेट स्थित है ना। अब क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण चल रहा है तो सबसे उत्तर जुआन डी फूका। फिर ये अपनी प्लेट है कोकोस प्लेट, और इसके जस्ट नीचे जो है हमारी जो है नाजका प्लेट है। जुआन डी फूका, कोकोस, नाजका, और नीचे नीचे जो है दक्षिण की तरफ स्कोशिया प्लेट है। तो ये क्रम हो गया आपका जुआन डी फूका, कोकोस, नाजका और स्कोशिया। और भी छोटी प्लेटें देखना आप, जैसे अरेबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट है ना, फिलिपाइन प्लेट, ये स्थितियां याद रखना। प्रश्न पूछ ले फिलिपाइन प्लेट की स्थिति कहाँ है ना, किस किस के बीच में है, कैरिबियन प्लेट किन दो बड़ी प्लेटों के बीच में स्थित है। इसी तरीके से स्वयं प्रश्न बनाए और प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए थोड़ी सी और ज्यादा आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है वही छोटी प्लेट से पूछा है, हेलेनिक प्लेट कहाँ स्थित है। तो हेलेनिक जो प्लेट है वो भूमध्य सागर तथा आसपास के क्षेत्र में स्थित है। मैप पर आप देखें तो ये पूरा जो है व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये भूमध्य सागर का भाग है। ये नीचे अफ्रीका और ये ऊपर यूरोप, और इसके बीच में यहाँ जो है एक हेलेनिक आर्क है, वहां जो है ये पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे जेम्स हटन महोदय का, कि जेम्स हटन ने 2022 में प्रश्न आया था, एक रूपतावाद की संकल्पना किस वर्ष प्रस्तुत की। एक रूपतावाद, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वाद कब दी थी, 1785 में दी थी। एक रूपतावाद की संकल्पना कब दी थी, 1785 में दी थी, और जेम्स हटन महोदय ने दी थी। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनका जो दो महत्वपूर्ण कथन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, वर्तमान अतीत की कुंजी है, और न तो आरंभ का कोई चिन्ह है और न ही अंत होने की आशा। ये कथन किसके हैं, ये जेम्स हटन महोदय के हैं, जिन्होंने क्या दी, एक रूपतावाद की संकल्पना दी। अब इनकी बुक का नाम कोई पूछ ले तो कौन सी बुक से दी, थ्योरी ऑफ द अर्थ, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, वर्तमान भूत की कुंजी है कि भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो है आज पृथ्वी पर कार्य कर रही है, वह प्रक्रिया पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास में भी कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है और न अंत होने की कोई आशा। 2022 का प्रश्न, निम्नलिखित में से ये संकल्पना किसने दी थी। अब आप बता ही सकते हैं ये संकल्पना किसने दी थी, जेम्स हटन महोदय ने दी थी। पुस्तक है निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ, बहुत फेमस पुस्तक है, किसकी है, J.A. स्टीयर्स की पुस्तक है, जेम्स स्टीयर्स की पुस्तक है। फिर पुस्तकों से यानी जियोमॉर्फोलॉजी में पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। 2024 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर था जो जून 2025 में हुआ था, है ना, भर्ती परीक्षा 2024 ही कहलाएगी। निम्नलिखित विद्वानों को उनसे संबंधित पुस्तक के अनुसार सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 पुस्तकें दे रखी है और 5 विद्वानों के नाम। जो पहली पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी,
तो ये आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो पुस्तक है वो वुल्ड्रीज और मॉर्गन महोदय की है। द अनस्टेबल अर्थ, ये अनस्टेबल अर्थ भी जैसे अपन ने पर देखी थी, जे ए स्टीयर्स महोदय की है। द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये ए जोली महोदय की है। अर्थ डायनेमिक सिस्टम, अर्थ डायनेमिक सिस्टम जो है डब्ल्यू के हेम्बलिन महोदय की है। और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक है जी वाटर्स एंड वुडफोर्ड की है। तो अभी ये जो कथन मिल रहा है 3 का 1, 3 तो देखो 3 में तो 1 सम भी दे रखा है ना, और बी का सेकंड, सी का 1, डी का 4, ये जो चौथा कथन है वो पुस्तकें याद रखनी ही है ना। द आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी किसकी है? वुल्ड्रीज मॉर्गन की। अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स। द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ जोली की। अर्थ डायनेमिक सिस्टम हेम्बलिन की। और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है जी वाटर्स और वुडफोर्ड की है। अगला प्रश्न 2024 की वैकेंसी का, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भूगोलवेत्ता एक रूपतावाद सिद्धांत से संबंधित है? एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जेम्स हटन महोदय ने। लेकिन और भी विचारकों ने या भूवैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार दिए, तो जिसमें हटन, प्लेफेयर और लेयर तीनों ही जो है एक रूपतावाद से संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए थे। जेम्स हटन महोदय ने तो कही था एक रूपतावाद सिद्धांत कब दिया था, विचार कब दिया था, कौन कौन से कथन थे अपन पढ़ चुके हैं। जॉन प्लेफेयर, इन्होंने अपनी विचार, अपनी पुस्तक, देखो पुस्तक भी पूछी जाती है इसलिए लिख दिया, इल्यूजन ऑफ द हटनियन थ्योरी ऑफ अर्थ, यानी हटन, जो जेम्स हटन की जो थ्योरी है उसको आगे उन्होंने बढ़ाने का, उसको समझने का, समझाने का प्रयास किया। चार्ल्स लेयर ने लिखी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। अभी जस्ट एक किताब आई थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, पीछे वाले प्रश्न में है ना, उसके लेखक अलग थे। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जी वाटर्स एंड वुडफोर्ड ने भी लिखी है, और चार्ल्स लेयर महोदय ने भी जो है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पुस्तक लिखी है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 2024 की भर्ती परीक्षा का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉडल भू आकृति की सीमांत व जटिल प्रक्रियाओं से संकल्पना पर आधारित है? तो ये जो है ये गतिक संतुलन सिद्धांत है जो उस पर आधारित है। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत या पेडी प्लेन थ्योरी, पेडी प्लेन सिद्धांत। तो पेडी प्लेन सिद्धांत आप सबको पता ही है कि एलसी किंग महोदय द्वारा जो है पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया गया। ठीक है, 1948 में पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया था, पेडी प्लेनेशन चक्र भी दिया था, और मुख्य रूप से ढाल निवर्तन और पेडिमेंटेशन के माध्यम से होता है किसका निर्माण? ढालों का निर्माण। और पेडी प्लेन की व्याख्या की WM डेविस, डेविस महोदय का सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, है ना, अपर्दन चक्र कहते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र कहते हैं। और पेंग महोदय ने क्या दिया था? कौन सा? ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था। और स्टालर महोदय ने NAN स्टालर महोदय ने जो है अभी अपन ने देखा था ना गतिक संतुलन सिद्धांत, ये गतिक संतुलन ये स्टालर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? स्टालर महोदय ने दिया था। 2024 में प्रश्न पूछा है, ये जो पीछे वाला प्रश्न था 22 का प्रश्न था, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत सेम रिपीट हो गया वापस 2024 में भी। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके किया था? तो एलसी किंग महोदय ने किया था। अगला प्रश्न 2022 की भर्ती परीक्षा का, एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा? आदर्श पहाड़ी होगी तो ढाल का क्रम ऊपर से नीचे क्या होगा? तो सबसे ऊपर जो होती है वो होती है उत्तलता, फिर होता है मुक्त पृष्ठता, फिर आगे होती है नीचे, उससे नीचे सरल रेखात्मकता, और अवतलता जो है उसकी जो आकृति है वो किसमें होती है? तल के आसपास होती है। तो आदर्श पहाड़ी पर ढाल के तत्वों का सही क्रम है उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता और अवतलता। उत्तलता में ढाल सबसे
ढाल का सबसे ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ऊपर से नीचे का क्रम ही पूछा है, शिखर के पास होता है। मुक्त पृष्ठता में क्या होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है ना, चट्टानें खुली हुई होती है। सरल रेखात्मकता में इसको मलबे का ढाल भी कहते हैं, ये बात हमको याद रखनी है। यह मुक्त पृष्ठ के नीचे सीधा होता है और जहां क्या जमा होता है, मलबा जमा होता है, और अवतलता जो होता है वो ढाल का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। तो उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता, अवतलता, ये ऊपर से नीचे का सही क्रम है एक आदर्श पहाड़ी के लिए। वापिस 2024 में अगर किसी ने 2022 की प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, तो यही प्रश्न जो है वापिस 2024 की भर्ती परीक्षा में रिपीट हो गया। मलबा नियंत्रित ढाल कौन सा है, ये लो, ये बताओ इसमें से मलबा नियंत्रित ढाल, सरल रेखात्मक ढाल। कौन सा ढाल, सरल रेखीय ढाल जो है मलबा नियंत्रित। उत्तल ढाल सबसे ऊपर, उसके बाद मुक्त पृष्ठ, फिर सरल रेखीय ढाल, और फिर जो है आपका अवतल ढाल। अगला प्रश्न, भ्रंशों के संघटकों के निम्नलिखित आरेख में अंकित भागों को ज्ञात कीजिए और इसे नीचे दी गई सूची के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए कौन क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं ए क्या है। तो जो ए है ये है आपका पार्श्व शेप। बी क्या है, तो बी है आपका पाथ। सी क्या है, तो सी है आपकी, इसको नति कहते हैं, नति कौन, नति। और डी जो है आपका, ये जो कहला रहा है डी, ये है आपका उन्नमन। तो ए है आपका पार्श्व शेप, बी है ए, अगर आप जैसे ए भी सही कर देते हो तो ये देखो 3 ऑप्शन केवल ए में दे रखा है, तो बाकी नहीं दे रखा, तो वैसे ही ये ऑप्शन आपका सही होगा। बी का ए यानी बी जो है पाथ है, सी का सेकंड, सी नति है, और डी क्या है आपका उन्नमन है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाता है। कई बार आपको अगर 4 ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, 3 एग्जामिनर डराने के लिए कठिन दे देता है, लेकिन एक सरल देता है, अगर उसको सरल यानी जो पढ़ा हुआ है और वो पकड़ लेते हो तो भी ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट करके अपना उत्तर सही कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, वी आकार की घाटी, 2024 का प्रश्न। वी आकार की घाटी का खड़ा ढाल किसका उदाहरण है, बिल्कुल प्राथमिक ढाल का उदाहरण है। अब आ गया अगला प्रश्न, हिमयुग से संबंधित है। प्लिस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या है। हिमयुगों का क्रम ये आपसे पूछ रहा है। तो हिमयुगों का क्रम आप देखो, तो ये जो क्रम है ये है आपका एन, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन। एन, के, आई, डब्ल्यू। आपने भी देखो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रोक के आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। नहीं आ रहा है तो फिर इसको नोट कर लें। नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन, ये तो हो गया। अब हमने जो है आपको पता हो तो यूरोप के भी जो है हिमयुग देखे थे, वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, तो वो है गुंज, मिंडेल, रिश और उरुन। ये 4 जो है यूरोप के। हो सकता है अगली बार यूरोप के पूछ ले, ठीक है। मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है जो कहाँ स्थित है, तो साथियों दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृत्यु घाटी एक ग्राबेन का या रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। क्या होती है रिफ्ट वैली, 2 ब्रंशों के बीच में जो ये वाली है ना, जो खाई पाई जाती है, ये घाटी बीच का भाग नीचे चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। और ये जो डेथ वैली है वो मोजावे रेगिस्तान दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। अब ये अपनी जो है आइसोस्टेसी समस्थिति से प्रश्न आया। भू संतुलन अपन ने देख लिया था। अब आइसोस्टेसी में पहला प्रश्न है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, निम्नलिखित में से ये संकल्पना किसने दी थी। तो साथियों
एरी और प्राट की हम संकल्पना देखते हैं। एरी महोदय ने भी दी थी और प्राट महोदय, विशेष रूप से दो अपन सामान्य से पढ़ते ही हैं, आगे सारी भी पढ़ते हैं, पर एरी प्राट की अगर हम देखें तो एरी महोदय ने क्या दिया था कि सभी जो स्तंभ है उनका पृथ्वी पर घनत्व समान है, परंतु उनकी जो गहराई है वो क्या है, अलग अलग है। ये विचार हम पढ़ते हैं, यानी सभी जो है एक ही प्रकार के तत्व से बने हैं, लेकिन उनकी जो है गहराई अलग अलग है। ठीक है, प्लवनशीलता के सिद्धांत भी कहते हैं तैरते रहते हैं वो अंदर। प्राट महोदय क्या कहते हैं? प्राट महोदय कहते हैं कि सभी जो पिंड है, हाँ, प्राट महोदय कहते हैं कि घनत्व अलग अलग, घनत्व क्या है, अलग अलग है, लेकिन गहराई सभी की क्या है, समान है। सब एक तल पर जो है स्थित है, और जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ये कौन कहता है? प्राट महोदय कहते हैं। जो घनत्व स्तंभ जितना नीचा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा। एरी क्या कहते हैं? जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा वो उतना ही गहराई तक जो है जाएगा, और सभी स्तंभों का घनत्व क्या है, समान है। ये अब इस प्रश्न को देखते हैं। ऊंचा घनत्व, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। तो अभी अपन ने व्याख्या की, ये विचार किसके हैं? प्राट महोदय के हैं। और अगर ये प्रश्न आता कि भाई जो है घनत्व समान गहराई अलग अलग, तो फिर ये विचार प्रश्न संकल्पना किसकी हो जाती? एरी महोदय की हो जाती। सममित और असममित क्या होते हैं? बिल्कुल वलन होते हैं। सममित में दोनों तरफ जो है ढाल एक जैसे होते हैं, और असममित के जो ढाल है वो वलन के ढाल जो है वो असमान होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अगला प्रश्न वापस भू संतुलन से। भू संतुलन या समस्थिति के संदर्भ में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, भू संतुलन शब्द दिया, मतलब किसने दिया था? ये भी आप मुझे कमेंट में बताएं। भू संतुलन की जो विचार है वो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? भू संतुलन समस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एरी प्राट से पूछा। प्रेट या प्राट की जो सिद्धांत है वो प्लवन के नियम पर आधारित था। ये प्रेट का नहीं था, वो एरी का था। ये कथन गलत हो गया। प्रेट के सर्वेक्षण के दौरान कल्याण एवं कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर 10 सेकंड से अधिक था। बिल्कुल सही, वो आया था लगभग 15.885 के आसपास, बिल्कुल 10 से ज्यादा था। प्रेट के सर्वेक्षण के दौरान कल्याण और कल्याणपुर के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर 10 से कम था, 10 सेकंड से कम था, तो ये कथन गलत हो गया। प्रेट की जो अभिधारणा है उसमें स्तंभ जितना बड़ा होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये गलत कथन है। स्तंभ जितना बड़ा, जितना ऊंचा, उसका घनत्व उतना ही कम। ये सिद्धांत ये किसने कहा था? प्रेट महोदय ने कहा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें भ्रंश के प्रकार है और शेल खंडों का विस्थापन किस दिशा में होता है उसको बताने का प्रयास किया है। तो अब देखो, सिनिस्ट्रल भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सामान्य भ्रंश और डेक्स्ट्रल भ्रंश। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश क्या होता है? जिसमें दोनों विपरीत दिशा में जो है शेलखंड गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, उससे कहते हैं सामान्य भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश जिसमें विपरीत नहीं और एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने की ओर गति करते हैं, तो इसको कहते हैं अपना व्युत्क्रम भ्रंश। सिनिस्ट्रल भ्रंश में जो है वो किस ओर गति करते हैं? वो गति करते हैं आपके ये वाला बाईं ओर। किस दिशा में गति करते हैं? बाईं ओर करते हैं। और डेक्स्ट्रल भ्रंश में किस दिशा में गति करते हैं? जो शेलखंड विस्थापित होते हैं दाईं ओर होते हैं। तो ऑप्शन सिनिस्ट्रल भ्रंश में बाईं ओर, तो ये ए का सेकंड, व्युत्क्रम भ्रंश जो है थर्ड, और सामान्य भ्रंश का 1, और ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ये आपकी इसकी व्याख्या कि डेक्स्ट्रल भ्रंश, सिनिस्ट्रल भ्रंश, नॉर्मल और व्युत्क्रम में किस प्रकार की
गति होती है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने 32 प्रश्न लगभग किए हैं। समय काफी बढ़ रहा है, तो हम अब भौतिक भूगोल के जो द्वितीय चरण में एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम ये सारे प्रश्न हमने जो है भू आकृति विज्ञान से संबंधित हल कर लिए। अब जो है दूसरे वीडियो में हम जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के बचे हुए प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछे गए 2022 और 2024 में, वो अगले वीडियो के रूप में हम करेंगे। साथियों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सहायता करने का है। आप अपना रिवीजन करें, पुराने प्रश्न जरूर देखें, और आप चाहे प्रैक्टिस प्रश्न भी कर रहे हैं तो उस प्रश्न के साथ ही वो पूरा जो है आपका जो भी भाग है, चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो क्लियर करने का प्रयास करें, ताकि आप जो है आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे, एग्जाम में प्रश्न आसानी से अच्छे से हल हो पाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करें। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट करें। हम इस जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे उपलब्ध रहेगी, वहां से जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।